दोस्तों नमस्कार। आज हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक आपको टेलीग्राम चैनल पर लिखने के लिए दिया गया था। हम एक रविवार छोड़कर दूसरे रविवार को निबंध लेखन का अभ्यास करते हैं और ये टॉपिक यूपीएससी ने इस साल के पेपर में पूछा था, तो हमने इसी पर लिखने का अभ्यास किया था 21 अक्टूबर को। तो इस बार हमने निबंध लेखन का अभ्यास सोमवार को किया था, क्योंकि हमने रविवार को एक महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने टॉपर के एक ऐसे का डिस्कशन किया था और उसमें आपको बताया था कि उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी जगह सुधार करने की जरूरत है। तो आप टॉपर के ऐसे को किस तरह से एनालिसिस करो, उस पर क्रिटिकल होके उससे चीजें सीखो। और हम ये चाहते थे कि यहाँ से आप जो लर्निंग लो उसको आप अपने निबंध लेखन में शामिल करो, वहां पे अप्लाई करने का प्रयास करो। और इस बार के आपके जो निबंध थे उनमें काफी गुणात्मक अंतर है पिछले निबंध के कंपैरिजन में। यानी कि आप जो चीजें सीख रहे हो, चाहे वो भूमिका लेखन की हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग की हो, या फिर इस वाली वीडियो की, ये आप अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हो। आपकी भाषा में वो दिखा है, वो प्रयास आपके प्रवाह में भी दिखा है। इस बार लगभग सभी स्टूडेंट के ऐसे में प्रवाह बना हुआ है और सभी ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का, अच्छा विश्लेषणात्मक निबंध लिखने का प्रयास किया है ना। और इसी तरह अगर आप प्रयास करते रहोगे तो बहुत ही जल्दी आपको सुधार देखने को मिलेगा और कुछ स्टूडेंट में तो काफी गुणात्मक अंतर आने लगा है। ये टॉपिक अभी हम डिस्कस करते हैं, ये इस साल के यूपीएससी के पेपर में आया था। तो टॉपिक को लिखने से पहले हमें उस टॉपिक को समझना पड़ेगा और टॉपिक को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके कीवर्ड को अलग करें। तो अगर हम इसके कीवर्ड को अलग करें तो इसमें कौन कौन से कीवर्ड बनेंगे कि एक तो व्यापक परिणाम है ना। टॉपिक ये है कि व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल। तो इसमें पहला यही कीवर्ड बनेगा कि व्यापक परिणाम यानी कि लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज। दूसरा कीवर्ड है सभी विचार, क्या सभी विचार, है ना। फिर तीसरा कीवर्ड है हमेशा, है ना, इसमें लिखा हुआ है हमेशा। और चौथा कीवर्ड है साधारण यानी कि सिंपल। हम इन कीवर्ड को आपस में एक दूसरे से इनका संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे और ये कीवर्ड ही हमें अपने डायमेंशन खोजने में भी मदद करेंगे। अभी हम इस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो जब हम इस तरह से कीवर्ड को अलग करते हैं और टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे तो आप ये देखोगे कि इनके बीच में क्या संबंध है ना। यहाँ पे कोज एंड इफेक्ट रिलेशन दिया गया है कि एक चीज कारण है, दूसरा उसका कार्य है ना। यानी कि एक कोज है और एक इफेक्ट है। तो इफेक्ट क्या है? इफेक्ट है व्यापक परिणाम यानी कि लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज। तो लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज एक व्यापक परिणाम, एक इफेक्ट है। और उसका कारण क्या है, उसका कोज क्या है? वो है साधारण विचार, सिंपल आइडियाज। तो सिंपल आइडिया के कारण व्यापक परिणाम आए हैं। यानी कि या फिर इस तरह से कहें कि व्यापक परिणाम जितने भी आए हैं वो साधारण विचारों से आए हैं, ये टॉपिक कह रहा है। यानी कि व्यापक परिणाम जितने आए हैं वो उसके पीछे जितने भी आइडियाज ने काम किया है वो आइडिया हमेशा साधारण रहे हैं। तो इस तरह से ये रिलेशन हमें दिख रहा है। तो ये चीज हमने काफी डिटेल में इसमें डिस्कस की थी ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले वीडियो में। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप ये जरूर देखिए, इससे आपको समझ आएगा कि कैसे ऐसे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, कैसे उसमें डायमेंशन बनानी है और कैसे आप उसमें ज्यादा बेहतर डायमेंशन और आर्ग्यूमेंट के साथ एनालिटिकल निबंध लिख सकते हो, है ना। ज्यादातर स्टूडेंट अभी तक जो क्या कर रहे थे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में बांटा और उदाहरणों से अपने निबंध को भर दिया। वो निबंध लिखना नहीं होता, वो एक तरह से डिस्क्रिप्टिव और विवरण देना होता है। अच्छा निबंध एनालिटिकल होता है ना। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए और जिन्होंने देखा है और वो चीजें अप्लाई कर रहे हैं उनके निबंध में वो अंतर दिखने लगा है। इस तरह से इसमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशन की बात हो रही है। तो अब आता है कि इसमें सेंट्रल आइडिया हम पकड़ेंगे ना, कि इस टॉपिक का सेंट्रल आइडिया क्या है, केंद्रीय भाव क्या है। वो केंद्रीय भाव आपके निबंध में दिखना चाहिए। आपके निबंध के हर एक पैराग्राफ में, हर एक डायमेंशन में ये चीज दिखनी चाहिए। तो इसका सेंट्रल आइडिया है लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज और विचारों के बीच का संबंध, है ना। यहाँ पे साधारण वाले चीज को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये कह रहा कि व्यापक परिणाम वाले सभी विचार, है ना।
तो यानी कि कहीं ना कहीं जितने भी व्यापक परिणाम आते हैं उसके पीछे आइडिया काम कर रहे होते हैं। टॉपिक ये कह रहा है कि साधारण आइडिया काम कर रहे होते हैं। ये चीज हम परीक्षण करेंगे, इसका क्रिटिकल एग्जामिन करेंगे कि क्या वो सारे ही साधारण थे या फिर उसमें कुछ जटिल भी थे, है ना। तो इस तरह से हम वो चीज तो करेंगे अपने निबंध में, लेकिन सेंट्रल आइडिया है व्यापक परिणाम लाने में या फिर दुनिया बदलने में या चीजों को में क्रांतिकारी बदलाव लाने में हमेशा विचारों का योगदान रहा है ना। मानव मस्तिष्क के जो आइडियाज आते हैं उन आइडियाओं ने ही दुनिया को बदला है, उन्हीं विचारों ने दुनिया को आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसको आकार दिया है। तो ये इस टॉपिक का सेंट्रल आइडिया है। इसी सेंट्रल आइडिया को आधार बना के आपको डायमेंशन बनानी है और निबंध लिखना है। हर पैराग्राफ में, हर डायमेंशन में ये सेंट्रल आइडिया आपका झलकना चाहिए। अगर आप इस सेंट्रल आइडिया से भटकोगे तो आप अपने निबंध के मूल भाव से भटक रहे होगे। तो ये चीज आपको जरूर जरूर ध्यान रखनी है। जब हम सेंट्रल आइडिया को समझ लेते हैं तो उसी से हमारी ये थीसिस स्टेटमेंट बनती है। थीसिस स्टेटमेंट हम भूमिका वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भूमिका के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है हुक, दूसरा लिंक, तीसरा थीसिस स्टेटमेंट। तो ये थीसिस स्टेटमेंट आप तभी लिख पाओगे जब आप टॉपिक का सेंट्रल आइडिया समझ पाओगे। इस बार भी जो निबंध आप लोगों ने लिखे थे उसमें से सिर्फ एक स्टूडेंट ने ही थीसिस स्टेटमेंट लिखी थी, बाकी सभी के एसे में ये चीज मिसिंग थी। तो ये चीज भी आप इसको इंप्रूव करो, सेंट्रल आइडिया को समझो और उसके बेस पे एक थीसिस स्टेटमेंट लिखने का प्रयास करो। अब हम आगे आखिर में जब हम भूमिका देखेंगे इसकी कि भूमिका कैसे लिखनी थी और एक लिखी हुई भूमिका वही आपको दिखाएंगे, तो उसमें भी आप देखोगे कि कैसे थीसिस स्टेटमेंट लिखी गई है। ठीक है, तो आखिर में वो भूमिका वाला पार्ट भी आप जरूर देखना कि कैसे एक शानदार और प्रभावशाली भूमिका आप बना सकते हो। तो अब इस टॉपिक की हमें डायमेंशन बनानी है कि किन किन डायमेंशन में हमें बांटना है। तो हम क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन रेज करेंगे। क्वेश्चन रेज करेंगे कि क्यों कोई चीज हो रही है, तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, यानी कि क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है, क्या मैकेनिज्म है, और कब हुई, कहाँ हुई, और क्या, यानी कि व्हाट में हम एंटीथेसिस वाला पार्ट कवर करेंगे कि क्या वो चीज जो बताई गई है टॉपिक में हमेशा ठीक है या उसके कोई अपवाद है या कोई एंटीथेसिस है कोई या फिर एक्सेप्शन है। तो इस तरह से हमारे पास कई सारी डायमेंशन निकल के आ जाएगी और फिर हमने ये सारी चीजें डायमेंशन कवर की, इनका एनालिसिस किया, तो हमारी कुछ ना कुछ उसमें लर्निंग होगी ना कि हम कुछ चीजें सीखेंगे। तो जो चीजें हमें सीख रहे हैं उसमें जो लर्निंग्स निकल के आई है उसकी कोई प्रेजेंट रेलेवेंस होगी, जब भी तो टॉपिक दिया गया है यूपीएससी ने, तो उसकी क्या आज वर्तमान में प्रासंगिकता है, वो चीज अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक डायमेंशन आ जाएगी। अगर टॉपिक में कोई समाधान निकालना है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का क्या समाधान होना चाहिए, वो चीज अगर हम एड्रेस करेंगे तो एक डायमेंशन यहां से भी निकल आएगी। और उपयोगिता ना कि उसकी क्या उपयोगिता है जो चीज हमने सीखी है। तो उस तरह से आपके पास कई सारे डायमेंशन यहाँ पे निकल आएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि यहाँ पे डायमेंशन निकालने का प्रयास करते हैं कि क्या डायमेंशन यहाँ बन सकती है। तो यहाँ पे जैसे हमने कीवर्ड अलग किए थे तो कीवर्ड को भी अलग करेंगे, तब भी आप इन कीवर्ड का एक अपोजिट या फिर इसका विरोधी पक्ष सोचने का प्रयास करो, या फिर इन कीवर्ड को भी आप अगर बांटोगे तो भी आप कीवर्ड से डायमेंशन निकाल सकते हो। जैसे लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज वाला पार्ट है, तो क्या लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज हमेशा पॉजिटिव होंगे, क्या वो नेगेटिव नहीं हो सकते, है ना। तो नेगेटिव वाला एस्पेक्ट भी हम अगर कवर करेंगे तो हमारे डायमेंशन में और ज्यादा विविधता आएगी। सभी विचारों में क्या वो सभी विचार ही व्यापक परिणाम लेके आएंगे, या फिर कुछ विचार हैं वो व्यापक परिणाम लाने में सफल नहीं होंगे, है ना। तो यहां से भी एक डायमेंशन हमारी बनेगी हमेशा या फिर कभी कभी, है ना। क्या वो कभी फेल हो जाएंगे या फिर वो हमेशा ही लाएंगे, है ना। तो ये यहां से भी हम सोचेंगे तो हमारे पास सोचने का एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा, अलग डायमेंशन हम बना पाएंगे। सिंपल और जटिल का अगर हम आपस में तुलना करेंगे तो भी हमारे पास एक अलग डायमेंशन बनेगी कि क्या हमेशा ही सिंपल आइडिया काम करेंगे या फिर कई जगह हमें जटिल आइडिया की भी जरूरत पड़ने वाली है ना, या फिर जटिल आइडिया भी व्यापक परिणाम लेके आए हैं। तो इस तरह से हमारे पास कई
डायमेंशन बनेगी। सिंपल आइडिया को भी जब हम एनालिसिस करेंगे कि क्यों वो व्यापक परिणाम लाते हैं, तो अगर हम उसका जटिल आइडिया के साथ कंपैरिजन करते हुए लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से विश्लेषण कर पाएंगे कि जटिल आइडिया में ये कमी है, साधारण आइडिया में ये अच्छाइयां है, इस वजह से साधारण आइडिया ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। अब आते हैं इसके क्या क्या डायमेंशन हमने बनाएंगे। तो वो डायमेंशन हमारे बनेंगे कि पहला था वाई, है ना, हमने जो क्वेश्चन उठाए हैं उन क्वेश्चन के बेसिस पे अब डायमेंशन बनेगी कि क्यों, है ना, वो चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है ना, कि साधारण विचार ही व्यापक परिणाम क्यों लाते हैं ना, उसके पीछे क्या कारण है, साधारण विचारों में क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से वो व्यापक परिणाम लाते हैं। तो ये एक पहला डायमेंशन हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो और दूसरा क्वेश्चन हम उठाएंगे कि हाउ, है ना, हाउ साधारण विचार व्यापक परिणाम कैसे लाते हैं। तो कैसे के पीछे हम कोई प्रोसेस है, कोई मैकेनिज्म है जिसकी वजह से साधारण विचार व्यापक परिणाम ला पाते हैं, तो वो इसमें हम कवर करेंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना, अलग अलग करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो इसलिए आप इनको एक ही डायमेंशन में कवर कर सकते हो और उसको एक्सपेंड कर सकते हो, और एक ही क्वेश्चन आप उठा सकते हो कि व्यापक परिणाम लाने में साधारण विचार क्यों और कैसे सफल होते हैं, है ना, या फिर साधारण विचार क्यों और कैसे व्यापक परिणाम ला पाते हैं। इस तरह से एक ही क्वेश्चन में क्यों और कैसे दोनों चीजें आप शामिल करके उस तरह से इस डायमेंशन को मिला के भी लिख सकते हो। हम इनको अलग अलग तरीके से भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी आई। फिर व्हेन एंड वेयर वाले में आप अलग अलग उदाहरण कलेक्ट करोगे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते वक्त कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरण, विज्ञान और इन क्षेत्रों में कहां कहां साधारण विचारों ने व्यापक परिणाम पैदा किए हैं भूतकाल में और अलग अलग जगहों पे। इसके बाद वट, क्या वो हमेशा ठीक है ना, तो इसमें हमेशा और सभी कीवर्ड थे, तो वो चीजों का भी हम परीक्षण करेंगे कि उसका कोई एंटीथेसिस नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है ना। और फिर हम इसमें जो लर्निंग होगी उसकी क्या रेलेवेंस है या फिर क्या उपयोगिता है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे, तो हमारे पास और डायमेंशन बन जाएगी। तो इससे आपकी सफिशिएंट डायमेंशन बनेगी, और आपको इसी तरह डायमेंशन बनानी है अगर आपको अपना एनालिटिकल और अच्छा प्रभावशाली निबंध लिखना है। जो स्टूडेंट इसको सीरियसली फॉलो कर रहे हैं वो उस तरह से अब निबंध लिखना शुरू कर चुके हैं, आप उनके ब्रेनस्टॉर्मिंग में देख सकते हो ना। इस बार जैसे आपको निबंध लिखने के लिए दिया था तो ये भी बोला गया था कि आप निबंध जो अपनी पीडीएफ भेज रहे हो उस पीडीएफ के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला जो पेज है, 1 या 2 3 पेज पे आप जो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो उसको भी साथ अटैच करना, ताकि हम देख पाए कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सही डायरेक्शन में कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो जैसे ये एक स्टूडेंट है जिसके 69 नंबर आए थे, और इसके ऐसे में आप देख सकते हो कि कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई है। इसी वजह से निबंध में वो चीज दिखी है कि जैसे पहले कीवर्ड को अलग किया गया था जैसे हमने किया है, और उन कीवर्ड को अलग करके फिर उस तरह से उनका क्या अर्थ है ना, कि व्यापक परिणाम क्या व्यापक परिणाम ही होता है या फिर सीमित भी होता है ना, या फिर इसको इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से भी बांट सकते थे। सभी विचार, है ना, तो ये फिर इस पे क्वेश्चन उठाया कि सभी विचारों के साथ ऐसा होता है या फिर कुछ के साथ ऐसा नहीं होता। फिर हमेशा, क्या हमेशा होता है या कभी कभी होता है, या फिर साधारण विचार होता है या फिर कुछ के नहीं होते, है ना। तो ये कह रहा है कि सभी साधारण विचार व्यापक परिणाम लाएंगे या फिर कुछ साधारण विचार नहीं लाएंगे। तो इस तरह से कितना अच्छे तरीके से टॉपिक को अंडरस्टैंड किया और यहाँ से डायमेंशन भी बनाने का प्रयास किया है। और ये डायमेंशन आप देख सकते हो ना कि क्यों, क्यों वाले में यहाँ पे फिर इन्होंने अपने डायमेंशन लिखे हैं। तो क्यों वाले एस्पेक्ट में कि भाई क्या क्या तर्क ये देने वाले हैं, और फिर यहाँ पे एग्जाम्पल, भाई कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, और फिर कुछ ऐसे व्यापक विचार परंतु उनके व्यापक परिणाम नहीं, यानी कि कुछ ऐसे विचार रहे हैं जो उतने व्यापक परिणाम नहीं लेके आ पाए। तो यहाँ पे एक ये भी तुलना की गई है ना, कि वो ज्यादा जटिल विचार थे इस कारण से नहीं ला पाए। ये यहाँ पे तर्क है जो निबंध में यूज किए जाएंगे। उनमें लचीलेपन का अभाव था, व्यवहारिकता का अभाव था, ज्यादा दिमागी कसरत थी। तो इस तरह से ये चीजें यहाँ पे इस्तेमाल की गई है।
और कितना अच्छे से यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई है ना। यहाँ पे हालांकि बाद में मैंने कमेंट भी किया कि जटिल विचारों का महत्व, साधारण विचारों की विफलता, इस तरह की चीजें भी आप सोचें। तो ये काफी सही डायरेक्शन में आप जो फॉलो कर रहे हैं वो मूव कर रहे हैं उसमें, है ना। अब आता है कि हम उन डायमेंशन को एक्सपेंड करें, कि हम उनको कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करने के भीतर ही रूपरेखा बनती है कि आपने पहली डायमेंशन बनाई और उस डायमेंशन में आप क्या आर्ग्यूमेंट लिखोगे, है ना। फिर दूसरी डायमेंशन, इसमें क्या आर्ग्यूमेंट लिखोगे, फिर तीसरी, इसमें क्या आर्ग्यूमेंट, फिर चौथी, इसमें क्या आर्ग्यूमेंट और एग्जाम्पल आप दोगे। ये होती है आपकी रूपरेखा, आपका एस्से का स्ट्रक्चर, जिसको आप आधार बना के निबंध लिखोगे, है ना। तो ये आपको बनानी पड़ेगी रूपरेखा, तभी आप प्रभावशाली निबंध लिख पाओगे, उसमें प्रवाह बनाए रख पाओगे, उसमें अच्छा विश्लेषण कर पाओगे और सभी डायमेंशन का जो वेटेज है वो भी सही और संतुलित रख पाओगे। तो पहली डायमेंशन पे आते हैं, वाई वाले पे ना, कि व्यापक परिणाम लाने वाले विचार साधारण क्यों होते हैं। तो इसका क्यों वाला एस्पेक्ट है, उसमें क्या क्या तर्क हम दे सकते हैं। कि जो साधारण विचार होते हैं वो सरल होते हैं ना, वो सरल होते हैं इसलिए वो जल्दी समझ में आ जाते हैं, सुबोध्य होते हैं, फिर सुग्राह्य होते हैं, हम उनको जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, उन पे हमारा विश्वास जल्दी बन जाता है और वो ज्यादा व्यवहारिक होते हैं। और अगर वो व्यवहारिक हैं, हमने उन पे विश्वास कर लिया, उनको ग्रहण कर लिया, तो जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो जल्दी इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगे, उसमें क्रियान्वयन में वो बाधाएं नहीं आएगी जो जटिल विचारों में आती है। तो ये ऐसे कुछ कारण हैं जो साधारण विचारों को व्यापक परिणाम लाने में सफल बनाते हैं, है ना। अगर हम बुक लर्निंग को अप्लाई करें, जो हम बुक वाली सीरीज कवर कर रहे हैं उसमें, ताकि आपका कंटेंट और आर्गुमेंट बेहतर हो, तो उसमें भी हमने सीखा था कि होमोसेपियंस भावनाओं के पुतले हैं, है ना, पहले चैप्टर में और 15वें चैप्टर में, कि न्यूरोलॉजिकल साइंस और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की जो हालिया खोजें हैं, उन्होंने ये बताया है कि हम तर्क बुद्धि से डिसीजन नहीं लेते, बल्कि हम भावनाओं से निर्णय लेते हैं। हमारे जो जैव रासायनिक एल्गोरिदम है वो कुछ ही क्षणों में कई सारी संभावनाओं का आकलन करते हैं और फिर एक डिसीजन पे पहुंच जाते हैं। तो यही कारण है कि जो साधारण विचार होगा, सरल विचार होगा, वो जल्दी हमें समझ में आएगा और हम उसको जल्दी ग्रहण कर लेंगे और जल्दी उसको इम्प्लीमेंट भी करने लगेंगे। तो ये भी इस तरह के तर्क जो हम बुक लर्निंग, बुक समरी वाली सीरीज में सीख रहे हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो फिर आता है हाउ वाले एस्पेक्ट पे, के पीछे प्रोसेस क्या है कि वो साधारण विचार व्यापक परिणाम ला सकते हैं। तो वो कैसे ला सकते हैं, तो उसमें मास पार्टिसिपेशन होता है। जब लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, तो लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं और लोगों का मास पार्टिसिपेशन यहाँ पे होता है। उदाहरण के लिए जैसे वर्गीज कुरियन ने कोऑपरेटिव वाला जो आइडिया लेके आए, वो डेयरी फार्मिंग में, उस कोऑपरेटिव वाले आइडिया ने मास पार्टिसिपेशन को बढ़ाया। उस मास पार्टिसिपेशन से इकोनॉमी ऑफ स्केल आया ना। तो जब साधारण विचार होगा, जब मास पार्टिसिपेशन होगा, तो उसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा ना। तो वो चाहे किसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में हो या फिर कोई चीज खरीदने में हो, है ना। मोबाइल वाला जो आइडिया है, वो मोबाइल तो सिंपल है ना, उसको यूज करना जितना आसान होगा, लोग उसको उतना ही ज्यादा खरीदेंगे और उसमें इतनी ही इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगी। और जब इस तरह की चीजें होगी तो वो आइडिया अमूर्त से मूर्त बन जाएगा। जब मास पार्टिसिपेशन उसके क्रियान्वयन में होगा, मास पार्टिसिपेशन उसके उपयोग में होगा, है ना, साधारण विचारों से बनी चीजों को इस्तेमाल करने में होगा, तो वो आइडिया अमूर्त नहीं रहेगा, वो मूर्त रूप धारण कर लेगा। और जब वो मूर्त रूप धारण कर लेगा तो उसके व्यापक परिणाम दिखने लगेंगे, है ना। कि जैसे वर्गीज कुरियन के साधारण विचार से हरित क्रांति आई, एक व्यक्ति एक वोट, ये लोकतंत्र का फाउंडेशन प्रिंसिपल है कि सभी व्यक्ति बराबर है और सभी के वोट का या मत का मूल्य बराबर है। तो इसने कैसे क्रांति एक तरह से ये लेके आया, इसने कैसे जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया। तो इस तरह से ये चीजें फिर परिवर्तन लेके आती है। इसके अलावा जो साधारण विचार है ना, वो साधारण विचार जिस जटिल विचार से बना है, उसने उस प्रोसेस को रिफाइन कर दिया, उस जटिलताओं को दूर कर दिया, उन बाधाओं को हटा दिया, और उसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसको क्रियान्वित करना आसान हो जाता है।
फिर जो साधारण विचार है वो तेजी से प्रसारित भी होते हैं जब कुछ लोग उसको अप्लाई करने लगते हैं, और फिर एक तरह से उसका संक्रमण तेजी से होता है, वो तेजी से फैलते हैं, सारे उसको इस्तेमाल करने लगते हैं, लागू करने लगते हैं, है ना। जैसे योग का विचार हुआ, तो योग का एक जो सिंपल सा साधारण सा विचार था हेल्थ के मामले में, तो जब इस पे लोगों ने काम करना शुरू किया, इसके फायदे दिखने लगे, तो इसका प्रसार बहुत ही तेजी से हुआ, है ना। तो ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं योग का, लोकतंत्र का, सहकारिता वाला, है ना, व्हाइट रिवॉल्यूशन का, तो इस तरह के एग्जाम्पल आप इन आर्ग्यूमेंट के साथ आप देते चलो, ठीक है। और जो जटिल विचार है उसके क्रियान्वयन की बाधाएं हट गई, ये चीज भी हमने डिस्कस कर ली। तो ये आर्ग्यूमेंट के साथ आप एग्जाम्पल जरूर देते जाओ अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए। ये कब और कहां वाले में जो आप एग्जाम्पल कलेक्ट करोगे, वो एग्जाम्पल आप इन्हीं के साथ लिखो तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज आप इनको अलग से भी लिख सकते हो कि व्यक्ति के स्तर पे कौन कौन से साधारण विचार व्यापक परिणाम लेके आते हैं, है ना, या फिर समाज के स्तर पे, अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, पर्यावरण में, विज्ञान में। और आप जब बताओ तो उनके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट बताओ, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट बताओ। जैसे एक स्टूडेंट ने हाल का एक एग्जाम्पल था हांगकांग, जिनको अभी लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है, तो उन्होंने जैसे लिखा हुआ था कि कैसे हांगकांग ने जो जीवन के दुख हैं उनको जटिल साहित्यिक विधा में प्रस्तुत करने की बजाय साधारण और सरल कहानी के रूप में प्रस्तुत किया, और यही कारण है कि उनको नोबेल का पुरस्कार मिला ना। तो इस तरह से आप हाल के उदाहरणों को भी इस्तेमाल करके कितने अच्छे से क्रिएटिव तरीके से लिख सकते हो, और ये काफी प्रभावशाली होता है। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव बताने के साथ साथ थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट पे भी प्रकाश डालते चलो, है ना। लेकिन समस्या क्या आती है कि जब आप ये डायमेंशन लिखते हो और आप इसमें 6-7 पेज भर देते हो, तब आती है समस्या कि जब आपका निबंध एनालिटिकल ना होके डिस्क्रिप्टिव बन जाएगा, उसमें विवरण होगा, उसमें उदाहरण भरे होंगे। तो यहाँ पे ये चीज आपको देखनी है कि ये वाला एस्पेक्ट आपके 2 से 2.5 पेज तक होना चाहिए, है ना। 2 से 2.5 पेज, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये चीज एक तरह से विवरण ही दे रही है, उस टॉपिक को प्रूव कर रही है, ये एनालिसिस वाला एस्पेक्ट नहीं है। अगर आप इन एग्जाम्पल को इसके साथ ही लिखोगे तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आता है अगला डायमेंशन की क्या, है ना, क्या वो हमेशा ठीक है ना। तो एक आता है कि क्या उसका विपरीत भी ठीक है, यानी कि व्यापक परिणाम के पीछे तो साधारण विचार होंगे, लेकिन क्या सारे साधारण विचार व्यापक परिणाम लेके आएंगे, है ना। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे वृक्ष है, ट्री है ना, तो वृक्ष से लकड़ी आई, लकड़ी से फर्नीचर बना, तो क्या फर्नीचर से हम वृक्ष बना सकते हैं, ट्री बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो इसी तरह से उल्टा तो ठीक नहीं है ना उसका, ठीक है। तो इसी तरह से व्यापक परिणाम के पीछे साधारण विचार है, लेकिन क्या सारे साधारण विचार व्यापक परिणाम लेके आएंगे? इसका उत्तर है नहीं। तो ये चीज डायमेंशन भी आप यहाँ पे खोजोगे, तो आप उसमें एग्जाम्पल दोगे, या फिर तो आप उसमें तर्क दोगे कि क्यों नहीं हो सकता, क्यों सारे साधारण विचार व्यापक परिणाम नहीं लाते। तो इसका आप तर्क दोगे, जैसे हमने 17वें चैप्टर में डिस्कस किया था कि अगर वो बहुत ही ज्यादा साधारण कर दिया, हमने उसका बहुत ज्यादा सरलीकरण कर दिया, और वो वास्तविकता से भटका हुआ है, यथार्थ से भटका हुआ है, तो उसके कुछ दुष्परिणाम आएंगे और हमें वो छोड़ना पड़ेगा, या फिर वो हमें कमजोर और अव्यवहारिक बना देगा। जैसे संथाल विद्रोह का उसमें एग्जाम्पल आपको दिया था कि संथाल विद्रोह में क्या बोला गया कि अंग्रेजों की बंदूकें पानी बन जाएगी और आपके तीर कमान आग उगलने लगेंगे। तो इस तरह के झूठ उनको बोले गए जो जिन्होंने उनको अव्यवहारिक और कमजोर बना दिया और उनके गलत लक्ष्य या फिर गलत डायरेक्शन में ले गए। ये हमने 18वें चैप्टर में डिस्कस किया था, है ना, कि कैसे साइंस फिक्शन फिल्में हैं वो साधारणीकरण करती है विज्ञान और प्रौद्योगिकियों के प्रभाव का, और वो हमारे गलत लक्ष्य तय कर सकती है, ठीक है। यहीं पे आप ये चीज कवर करोगे कि क्यों सारे साधारण विचार व्यापक परिणाम नहीं ला पाते। तो आप बताओगे कि जिन साधारण विचारों ने व्यापक परिणाम पैदा किए वो वास्तव में साधारण नहीं थे, है ना, वो वास्तव में एक जटिल विचार का साधारण रूप था। जटिल विचारों को परिष्कृत किया गया और परिष्कृत कर करके उनको साधारण बनाया गया। तो हमारे महान नेताओं ने
उन जटिल विचारों को परिष्कृत किया, उन पे अपने विवेक, बुद्धि, अनुभव का इस्तेमाल किया और उनको सरल बनाया, व्यवहारिक बनाया, उनकी जटिलताएं दूर की, है ना। उदाहरण के लिए जैसे मार्क्सवाद है, तो मार्क्सवाद एक जटिल विचार था, लेकिन लेनिन ने उसको सरल बनाया, व्यवहारिक बनाया, उसको लोगों तक प्रसारित किया सरल तरीके से, लोग उसके साथ जुड़े, तब जाके वो 1917 में रूस की क्रांति हुई, है ना। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि जो विचार हमें साधारण दिखते हैं, जिन्होंने व्यापक परिणाम लेके आए, वो वास्तव में जटिल विचारों से निकले होते हैं और उनका परिष्कृत रूप होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप कवर करो, तब आप और ज्यादा बेहतर एक अच्छा एनालिसिस आप कर पाओगे कि आप समझ पा रहे हो, एग्जामिनर को दिखा रहे हो कि हमें समझ है कि जो साधारण विचार है वो वास्तव में जटिल विचार का ही सुधरा हुआ रूप है। अब एक और डायमेंशन इसमें बनेगी एंटीथेसिस में कि क्या हमेशा, है ना, क्या हमेशा ही जो व्यापक परिणाम आए हैं वो साधारण विचारों से आए हैं? क्या उनमें जटिल विचार कभी योगदान नहीं रहा? क्या कभी जटिल विचार व्यापक परिणाम नहीं लाते? तो यहाँ पे आप डायमेंशन एक और कवर करोगे कि जो जटिल विचार है जो व्यापक परिणाम लाते हैं, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में, तो आप बताओगे कि विज्ञान है, विज्ञान के नियम है, वो साधारणता के मोहताज नहीं होते। विज्ञान के नियम वैसे ही काम करेंगे जैसे वो करना चाहिए उनको। अगर वो जटिल है तो वो जटिल तरीके से काम करेंगे, तो उनको साधारणता की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में आप जैसे क्वांटम फिजिक्स का एग्जाम्पल दो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आप एग्जाम्पल दो। आप इसी तरह से अर्थशास्त्र में भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि जैसे माइक्रो फाइनेंस एक साधारण विचार है, सिंपल आइडिया है, जिसका एप्लीकेशन हम करके ग्रामीण स्तर पर काफी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। लेकिन जब हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करेंगे, वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम समस्याओं का समाधान निकालेंगे, उसका संचालन करेंगे, तो हमें जटिल इकोनॉमिक प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए जितनी जटिल समस्या होगी उसके समाधान के लिए हमें जटिल आइडिया की भी जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा स्टूडेंट ने जैसे ये डायमेंशन कवर किया था कि कुछ जगह हमें जटिल आइडिया की जरूरत पड़ती है, जटिल आइडिया अनिवार्य है, जटिल आइडिया वांछनीय है ना। हमें एक तरह से उनकी जरूरत भी है, वो वांछनीय भी है। जैसे कि उसने एग्जांपल दिया संविधान संशोधन का, कि बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल हो या फिर आधे राज्यों की एक सहमति लेने वाला आइडिया हो, वहां पे जटिल विचार है ना संविधान संशोधन करना। तो इस जटिलता के कारण ही तो संविधान की रक्षा हुई है। तो इसलिए यहाँ पे जटिल विचार का महत्व है। इसी तरह कला के क्षेत्र में भी, जैसे लियोनार्डो दा विंची की जो कला है वो दिखने में सरल है, लेकिन उसके पीछे क्या जटिल रहस्य छिपाए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। और वो ऐसी चीज है जो उस कला को हर युग में, हर काल में प्रासंगिक बना देती है और उसके कई सारे अर्थ निकल के आते हैं। तो ये चीज भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करनी और आपको बतानी, इससे आप और ज्यादा गहरा इसका विश्लेषण कर पाओगे। ठीक है, अब जैसे ये वाला चीज हमने डिस्कस की थी ना कि साधारण विचार सारे ही व्यापक परिणाम नहीं लाएंगे, वो साधारण विचार लेके आएंगे जो परिष्कृत हुए हैं, जो परिष्करण से वहां तक पहुंचे हैं। इसमें आप ये डायमेंशन भी ऐड कर सकते हो इसी के साथ कि साधारण विचार व्यापक परिणाम लाएं, इसके लिए कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए, है ना। वो क्या क्या शर्तें हैं? जैसे कुछ साधारण विचार हैं वो किसी कालखंड में उपयोगी नहीं रहे, लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो इतने तेजी से प्रसारित हुए, इतनी तेजी से वो फैले कि उन्होंने व्यापक परिणाम पैदा किए। तो वो शर्तें भी आप यहाँ पे लिख सकते हो एक दो पैराग्राफ में, है ना। तो इस तरह से आप लिखोगे चीजों को तो और ज्यादा बेहतर एनालिसिस करोगे, है ना। जैसे लियोनार्डो दा विंची ने कहा था कि सरलता चरम परिष्करण है, ये यूपीएससी ने पहले निबंध पूछा भी है ना। इसी का एक और एग्जांपल जैसे आपको दूं तो जैसे अद्वैत वेदांत आया शंकराचार्य का, तो अद्वैत वेदांत उपनिषदों का वही एक सिद्धांत था, लेकिन वो काफी जटिल था, उसमें काफी दिमागी कसरत थी, वो शुष्क था, है ना। उसने ब्रह्म को एक अद्वैत स्वरूप बना दिया जिसका कोई आकार नहीं, वो निराकार है ना, निर्विशेष है, उसके कोई गुण भी नहीं है।
तो इस तरह का जब ब्रह्म का जो रूप बनाया, जो ईश्वर का रूप बनाया, वो आम जनता तक पहुंचने में उतना कारगर नहीं रहा, लोगों ने उसको उतने अच्छे से नहीं ग्रहण किया। लेकिन जब रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद आया तो उन्होंने उसी आइडिया को सरल या फिर साधारण बना दिया और उसको भक्ति के साथ जोड़ के ब्रह्म को एक तरह से सविशेष बना दिया, साकार बना दिया, और आम लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, है ना। तो उससे भक्ति भावना बढ़ी, उस आइडिया को लोगों ने ग्रहण किया और वेदांत का काफी प्रसार हुआ। तो इस तरह से आप चीजें लिखोगे तो और ज्यादा बेहतर एक आप डायमेंशन और एनालिसिस कर पाओगे। अभी हमने समझ लिया, अलग अलग डायमेंशन इसकी देख ली, तो अब फिर हम इसकी उपयोगिता पर जब बात करेंगे तो उपयोगिता क्या है ना, कि साधारण विचारों की क्या उपयोगिता है ना। और हमने ये भी देखा कि जटिल विचार का क्या महत्व है, कि जटिल विचार व्यापक परिणाम कई जगह लाते हैं, है ना, और कई जगह वो उपयोगी भी है, वांछनीय भी है, और जो साधारण विचार व्यापक परिणाम लेके आए हैं वो भी कहीं ना कहीं जटिल विचारों से ही उत्पन्न हुए हैं। तो इस तरह से हम कई सारी इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता पे पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि हमें परिष्करण पर बल देना चाहिए, कि जो जटिल आइडिया हैं उनको हमें व्यवहारिक बनाना चाहिए, सरल बनाना चाहिए, परिष्कृत करना चाहिए, ताकि वो ज्यादा व्यापक परिणाम लेके आ पाए। इसके अलावा चीजों को एज सिंपल एज पॉसिबल हो उतना बनाना चाहिए, जैसा स्टीव जॉब्स ने कहा था, द थिंग्स शुड बी मेड एज सिंपल एज पॉसिबल। और इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में हमें बच्चों को सिखाते समय ज्यादा से ज्यादा सरल और साधारण रखनी चाहिए चीजों को, ताकि वो चीजों को बौद्धिक एक तरह से उनके ऊपर दबाव ना पड़े और वो चीजों को जल्दी ग्रहण कर पाए। जहां मास मोबिलाइजेशन की बात हो, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है ना, तो इस तरह के अभियानों में हमें विचारों को बहुत ही सिंपल और सरल रखना चाहिए। इसके अलावा पॉलिसी मेकिंग करते समय उसे सिंपल और सरल रखना चाहिए, ताकि लोग आसानी से समझ पाएं। टेक्नोलॉजी में भी है ना, जैसे विज्ञान ने शोध की, अनुसंधान किया, वहां से कोई आइडिया निकला, लेकिन उस विज्ञान के उस आइडिया को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो वो जो टेक्नोलॉजी हम बनाएंगे, जो इनोवेशन करके उसको टेक्नोलॉजी का रूप देंगे, तो वो सरल और सिंपल होनी चाहिए, तभी लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, तभी उसको उपयोग में लाएंगे, है ना। जैसे इंटरनेट का विचार है, या फिर है ना एआई का टूल है, या फिर मोबाइल का मदरबोर्ड है और वो किस तरह से काम करता है ये हमें नहीं पता, लेकिन मोबाइल तो यूज करने में आसान है ना, उसका जो सॉफ्टवेयर हो या फिर हमें कौन से एप्लीकेशन खोलने हैं, ये सारी चीजें तो सिंपल है। एप्लीकेशन जितना सिंपल होगी वो लोग उसको उतना ज्यादा उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे और उसका प्रसार बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इंप्लीमेंट करके प्रासंगिकता वाली चीज पे बात कर सकते हैं। फिर ये आएगा कि जटिल विचार का भी अपना महत्व है, तो हमें शोध करते हुए, रिसर्च करते हुए उनके नए नए जटिल विचारों को बनाने में बढ़ावा देना चाहिए, है ना। जैसे विज्ञान में हो, चाहे इतिहास में हो, भूगोल में हो, अर्थशास्त्र में हो, तो हमें शोध करने वालों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए, है ना। बेशक वो जटिल विचार होंगे, लेकिन आगे जाके वो ही सरल और परिष्कृत रूप में व्यापक परिणाम लेके आएंगे, और नए विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। और आप बोल सकते हो कि हमारी दुनिया जटिल होती जा रही है, समय के साथ कॉम्प्लेक्स होती जा रही है ना, और कॉम्प्लेक्स दुनिया में कॉम्प्लेक्स समस्याओं का समाधान निकालने के लिए हमें जटिल आइडिया की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज भी आप लिख सकते हो। जैसे हमने 16वें चैप्टर में डिस्कस किया था कि न्याय का जो विचार है, जो पहले स्पष्ट कारण कार्य संबंध होते थे, अब वैसे स्पष्ट कारण कार्य संबंध नहीं है, और इसलिए न्याय का विचार काफी जटिल हो गया, और ये जटिल विचारों की मांग करता है, जटिल समाधान हमें चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो बुक लर्निंग वाली सीरीज में सीख रहे हो उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, साधारण विचार अर्थव्यवस्था में, समाज राजनीति में, इस तरह से भी आप उनकी उपयोगिता बता सकते हो। और जटिल विचार, ये चीज हमने कवर कर ली, है ना। सिंप्लिसिटी इज द सुप्रीम वर्च्यू, ये भी एक कोटेशन है, ये भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, या फिर हमने जैसे 18वें चैप्टर में डिस्कस किया था कि जॉन द सैवेज मुस्तफा मांड को बोलता है कि सुख की खोज में आपने सत्य और सौंदर्य को नष्ट कर दिया है।
तो वहां से आपने जो चीज सीखी उसी को थोड़ा घुमा फिरा के आप इस यहाँ पे इस्तेमाल कर दो कि हमें साधारणीकरण का मोह नहीं रखना चाहिए ज्यादा, कि हम साधारणीकरण सरलीकरण के मोह में सत्य और सौंदर्य को भी त्याग कर दें। इसलिए हमें जटिल विचारों का भी महत्व समझना चाहिए, उन्हें भी बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। जैसे इसमें अगर आपको राजनीति या फिर प्रशासन की बात करनी है तो आप न्यायिक व्यवस्था की बात कर सकते हो कि न्यायिक व्यवस्था जितनी जटिल होगी उसमें नंबर ऑफ केसेस जो पेंडिंग है वो उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो हमें उसका साधारणीकरण करना चाहिए, सरलीकरण करना चाहिए और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। लास्ट में आएगा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आपका संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है, साधारण विचारों का महत्व आपको रखना ही है, साथ में जटिल विचारों की खोज को उसको बढ़ावा देने की भी बात आप करोगे, है ना। कि सरलता मानव मस्तिष्क का एक सवपन और लक्ष्य है, लेकिन जटिलता है वो भी मानव मस्तिष्क की ही खोज है ना। पहले वो जटिल खोज होगी, बाद में वो धीरे धीरे सरलीकृत होती जाएगी। तो इसे हमें दोनों तरह के विचारों का महत्व है हमारे जीवन में। ठीक है। और ये चीज तो हटा दो। अब आता है भूमिका वाला एस्पेक्ट, कि भूमिका पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था, आप ये जरूर जरूर देख लेना, इससे आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। 2 पार्ट में हमने बनाया था, दूसरे में एग्जांपल है और एक इनोवेटिव अप्रोच हमने बताई थी दूसरे पार्ट में, कि आप भूमिका को ब्रेनस्टॉर्मिंग के लास्ट में सोचो और लास्ट में ही लिखो, है ना। तो जब आप लास्ट में सोचोगे और लास्ट में लिखोगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से भूमिका लिख पाओगे। अब जैसे ये भूमिका आपको लिख के यहाँ पे दी गई है, आप इस भूमिका को पढ़ सकते हो। जैसे इसमें असेंबली लाइन जो फोर्ड का था जिसने ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति लेके आई, और ये साधारण ही विचार था, ये चीज है। और फिर उसके बाद यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट लिखी गई है और हीगल को भी कोट किया गया है। और ये जो पैराग्राफ है ये आने वाले मेन बॉडी की एक झलक दिखा रहा है ना, कि हम इस तरह से आखिर में कंक्लूजन तक कुछ पहुंचेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आप अगर थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे हो तो आपको वो क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं है। आप फिर बाद में एक एक क्वेश्चन करते हुए उठाते हुए आप प्रवाह बनाने के लिए अपने निबंध को खोल सकते हो। ठीक है। तो ये भूमिका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें कुछ कोटेशन से भी आप शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर कोटेशन फिलोसॉफिकल ऐसे है जिसमें ऑलरेडी एक कोट दिया गया है और आप फिर से एक और कोट देके शुरू कर रहे हो तो फिर वो एग्जामिनर को थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। लेकिन फिर भी कुछ ये कोट हैं, जैसे ग्रेटेस्ट आइडियाज आर द सिंपलेस्ट, है ना, या फिर सिंपलिसिटी इज द की नोट ऑफ ऑल ट्रू एलिगेंस, सिंपल थिंग आर आल्सो द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग एंड ओनली वाइज कैन सी देम। इस तरह की कोटेशन से भी आप अपनी भूमिका शुरू कर सकते हो। ये वाली भूमिका भी काफी एक तरह से पूरी लिखी गई है, आप इसको देख सकते हो। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी, और अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।